नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? यूनाइटेड नेशंस को बने 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर एक स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है जिसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रिफॉर्म्स की मांग की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आउटडेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। अगर देखो कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से बदलाव नहीं लाया गया यूएन के स्ट्रक्चर्स में तो फिर क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस जिसका सामना अभी यूएन के द्वारा किया जा रहा है ये बढ़ता ही जाएगा। देखो वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया वो सुनने में थोड़ा कठोर लग सकते हैं, बट ये सच्चाई है। काफ़ी समय से मांग की जा रही है इंडिया के द्वारा कि यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म आने चाहिए, क्योंकि देखो यूनाइटेड नेशंस का जो स्ट्रक्चर है आज के समय में वो सेकेंड वर्ल्ड वार के ख़त्म होने के बाद का है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो देश जीते थे उनको वीटो पावर दी गई, परमानेंट सीट दी गई यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में। बट अब देखो हालात चेंज हो चुके हैं। उस समय जो देश स्ट्रोंग थे वो आज के समय में नहीं है। जैसे यूके, फ्रांस, ये देश आज के समय में इतना स्ट्रोंग नहीं है, जबकि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इन देशों से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में। G4 ग्रुप के मेंबर्स जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, जर्मनी, जापान शामिल हैं। काफ़ी समय से ये ग्रुप मांग कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंड किया जाए, इसमें रिफॉर्म्स लाए जाएं। रिफॉर्म देखो इसलिए भी आने चाहिए कि जो वीटो पावर है 5 परमानेंट मेंबर्स के पास, इनका ये गलत इस्तेमाल करते हैं अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, अपने फायदे के लिए। और वीटो पावर के कारण सिक्योरिटी काउंसिल ठीक से काम भी नहीं कर पाती। 3 देश एक साइड हो जाते हैं, 2 देश एक साइड हो जाते हैं। 3 देश मतलब यूएसए, फ्रांस और यूके। किसी इशू पर ये ग्रुप बन जाता है, रशिया प्लस चाइना ये दूसरा ग्रुप बन जाता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल कोई ढंग का फैसला ले ही नहीं पाती इस ग्रुपिज्म की वजह से, और ऑलमोस्ट सभी जो फैसले हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। इंडिया मांग करता आया है कि इंडिया को मौका मिलना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनने का। तो इंडिया का जो दावा है वो काफ़ी सारे आर्गुमेंट्स पे है। सबसे पहला आर्गुमेंट, इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है। वैसे एक चीज़ बताऊं, एक इंटरव्यू में मुझसे भी यही पूछा था कि आप मतलब बताइए कि इंडिया का जो मांग है लंबे समय से कि क्यों इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में, आप आर्गुमेंट्स बताइए, खड़े होकर आप बताइए, ऐसा मुझसे पूछा गया था। तो ये आर्गुमेंट्स हैं, आप बता सकते हो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज में से एक है इंडिया, मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में से एक है, अभी फिलहाल दूसरे नंबर पे है और जल्द ही चाइना को भी पीछे छोड़ सकता है। रूल बेस्ड इकोनॉमी, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की मांग हमेशा से इंडिया करता आया है और इस मामले में इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट, जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। तो ये कुछ आर्गूमेंट्स इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मांगने के लिए। देखो अभी हमने देखा जिस प्रकार से कोविड-19 के क्राइसिस आए, ऐसे समय में मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस तो फ्रंट लाइन पे होने चाहिए थे इस प्रकार की महामारी से निपटने के लिए, बट ऐसा नहीं हो सका। यूनाइटेड नेशंस तो ऑलमोस्ट इनएक्टिव है कोविड-19 के क्राइसिस को निपटने में। देखो इंडिया की फ्रस्ट्रेशन का एक और भी रीज़न है। कुछ समय पहले एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हुआ था रिफॉर्म्स पर चर्चा करने के लिए, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस। इसने कोई भी प्रोग्रेस नहीं की है रिफॉर्म्स के मामले में। कमिटमेंट्स काफ़ी की गई थी लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी है। काफ़ी सारे इश्यूज़ के ऊपर बात की गई इस आईजीएन के द्वारा, यानी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के द्वारा, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल को इनलार्ज करना, मेंबरशिप की कैटेगरीज, क्वेश्चन ऑफ वीटो, परमानेंट मेंबर्स के पास जो वीटो पावर है क्या इसे ख़त्म करना चाहिए या फिर और देशों को वीटो देनी चाहिए, रीजनल रिप्रेजेंटेशन और रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली पावर बैलेंस। इन 5 इश्यूज़ पर बात हुई लेकिन कोई
फाइनल डिसीजन नहीं निकल सका। वे फॉरवर्ड में कहा जाता है, अच्छी बात देखो ये है 75th एनिवर्सरी के मौके पे जो डिक्लेरेशन पास की गई सभी मेंबर कंट्रीज के द्वारा, उस डिक्लेरेशन में ये प्लेज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस को अपग्रेड किया जाए और एक नई लाइफ इंजेक्ट की जाए यूनाइटेड नेशंस में। बट देखो ये वर्ड्स जो हैं तभी रियलाइज होंगे अगर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो भी इसे एक्नॉलेज करते हैं और रिफॉर्म्स के लिए राजी होते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूनाइटेड नेशंस में रिफॉर्म से संबंधित। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल बिल्डिंग के कोलैप्स होने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। भिवंडी, ये देखो एक सब अर्बन टाउन है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में आता है। यहाँ पर एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई और बिल्डिंग के कोलैप्स होने से 20 लोगों की डेथ हो गई। वैसे तो देखो डायरेक्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ओनर की बनती है, समय समय पर मेंटेनेंस क्यों नहीं करवाया गया, या फिर लोकल जो बॉडी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर ये बिल्डिंग इतनी पुरानी थी तो फिर इस बिल्डिंग को पहले से क्यों नहीं डिमोलिश किया गया, या फिर क्यों नहीं डिक्लेयर किया गया कि ये बिल्डिंग जो है वो रहने योग्य नहीं है। देखो कोस्टल महाराष्ट्र में मानसून सीजन में इस प्रकार की घटनाएं काफ़ी होती हैं। कोस्टल महाराष्ट्र कभी कभार नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल को प्राप्त करता है, तो इस सीजन में बिल्डिंग के कोलैप्स होने संबंधित जो घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। और बात कर रहे थे कि ओनर ने बिल्डिंग को रिपेयर नहीं करवाया। कोविड-19 के कारण जो इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी लोगों की ख़राब हुई है, तो मतलब और भी काफ़ी सारे ओनर्स होंगे जिन्होंने अपने बिल्डिंग को रिपेयर नहीं करवाया होगा। तो मतलब ये है कि खतरा है, इस प्रकार की घटनाएं और भी हो सकती हैं। तो 3 सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। पहला सजेशन, देखो मुंबई में क्या हुआ था, बीएमसी ने ऑडिट किया था। मतलब मुंबई में ये रूल है, हर मानसून सीजन से पहले बीएमसी के द्वारा बिल्डिंग्स का ऑडिट किया जाता है और बताया जाता है कि ये जो बिल्डिंग है ये डेंजरस कैटेगरी में आती है, आप इसको खाली कर दो। देखो ये जो भिवंडी है, अब ये बीएमसी के अंतर्गत तो वैसे आता नहीं है, सब अर्बन टाउन है, बट आर्टिकल में सजेस्ट किया जाता है भिवंडी में जो लोकल बॉडी है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि सभी बिल्डिंग्स की अच्छे से ऑडिटिंग की जा सके, ना ही उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बट बीएमसी के द्वारा ये एक्सरसाइज अपने आसपास के छोटे टाउन्स में भी कंडक्ट की जा सकती है। समझ गए, कॉम्प्रिहेंसिव चेक किया जाए सभी बिल्डिंग्स का। दूसरा, ओनर्स को इंसेंटिवाइज किया जाए कि अगर आप रिपेयर वर्क कैरी आउट करवाते हो तो आपको टैक्स में इतना रिबेट मिलेगा। तीसरा, सरकार देखो हाउसिंग की भी व्यवस्था करें। बड़े शहरों में गरीब लोगों के लिए हाउसिंग अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाती। अगर अच्छे से हाउसिंग की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाया जाएगा, तो फिर मतलब गरीब लोगों को मजबूर नहीं होना पड़ेगा बिल्कुल पुरानी बिल्डिंग्स में रहने के लिए। उनको देखो इतनी पुरानी बिल्डिंग्स में मजबूरी में रहना पड़ता है। तो ये 3 सजेशंस राइटर के द्वारा दिए जाते हैं। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।